नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऊर्जा से भरी नई टीम राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें कल से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू होंगी। मुंबई विकास कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बेंगलुरु वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करेगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ की समस्या के निवारण के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा किया। खुदरा मुद्रास्फीति की दर गिरकर 11 महीने के सबसे निचले स्तर 5.88% पर आई और स्पेन में महिला हॉकी नेशंस कप में भारत और जापान के बीच दूसरा पूल मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी नेता भूपेंद्र पटेल ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री पटेल गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज हुई तथा नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। इनमें से अधिकतर मंत्री कल अपने विभागों का प्रभार संभाल लेंगे। भूपेंद्र पटेल की पहली सरकार में शामिल अधिकांश पूर्व मंत्रियों के विभागों को बरकरार रखा गया है। सामान्य प्रशासन, गृह एवं पुलिस आवास, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, नगरीय विकास, पंचायत, सड़क तथा सूचना प्रसारण विभागों का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास रहेगा। वित्त, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल विभाग कनुभाई देसाई को, जबकि स्वास्थ्य परिवार कल्याण, उच्च शिक्षण, चिकित्सा शिक्षा, कानून, न्यायपालिका विभाग का प्रभार ऋषिकेश पटेल को दिया गया है। इस कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री भानुबेन बाबरिया को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास, बाल कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और उनके मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा से भरी टीम है जो गुजरात को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में श्री पटेल राज्य के लोगों के लिए कल्याण योजनाओं को जारी रखेंगे। संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। सदन में विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि भारत जिस तरह से ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा है और अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके के पी विल्सन ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए सरकार की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने कहा कि विधेयक के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सरकार ने कहा है कि आपात ऋण श्रृंखला गारंटी योजना के अंतर्गत पिछले महीने तक 3,58,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। ये योजना मई 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और व्यापारिक उद्यमों की मदद के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने गेमिंग कंपनियों द्वारा वस्तु और सेवा कर की
लगभग 23,000 करोड़ रुपए की चोरी की जांच शुरू कर दी है। इन कंपनियों में भारत के साथ साथ विदेशों में स्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भी शामिल हैं। कर चोरी अप्रैल 2019 और नवंबर 2022 के बीच की अवधि की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। लोकसभा की नवनिर्वाचित सदस्य डिंपल यादव ने आज शपथ ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत मुंबई में G20 के विकास कार्य समूह की बैठक में भारत के मानव केंद्रित सतत विकास लक्ष्य की गाथा और नागरिक केंद्रित शासन को साझा करेगा। श्री अमिताभ कांत मुंबई में कल से शुरू होने वाली कार्य समूह की बैठक के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भारत डिजिटल शक्ति और डेटा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। Our objective is to be the voice of the global south, and we will try and galvanize consensus for a green development pact which we'll work on. So our priorities are accelerating progress on achieving the SDG through collective actions here, lifestyle for environment, data for development. G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान विकास कार्य समूह की पहली बैठक कल मुंबई में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए मुंबई पूरी तरह से तैयार है। G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए मुंबई में आ रहे अतिथियों का स्वागत महाराष्ट्र के पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है। राज्य सरकार एवं मुंबई महापालिका ने अतिथियों के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह पर पोस्टर तथा बैनर लगाए हैं। G20 का लोगो गेटवे ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर दिखाया जा रहा है। इस बैठक के लिए मुंबई में आ रहे अतिथियों को महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति, परंपरा, नृत्य तथा हस्तकला दिखाई जाएगी। महाराष्ट्र के खानपान के साथ साथ मुंबई के सुप्रसिद्ध स्ट्रीट फूड को चखने का मौका भी अतिथियों को मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की 3 दिन की बैठक कल से बेंगलुरु में शुरू होगी। एक रिपोर्ट। आईटीपीटी नगर बेंगलुरु, जो भारत का सिलिकॉन वैली भी कहलाता है, कल से 3 दिन यहाँ G20 वित्तीय और केंद्रीय बैंकों के उप सचिवों की बैठक और अर्थ सचिवों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक आरंभ होगी। वैश्विक आर्थिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण, भविष्य के शहरों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता, विश्व स्तर पर ऋण से बचने के उपाय, जलवायु परिवर्तन के ऊपर निवेश और वैश्विक कर निर्धारण जैसे विषयों पर यहाँ बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक द्वारा ग्रीन फाइनेंसिंग पर सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज अबुधाबी में इंडिया ग्लोबल फोरम में उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध पुराने हैं, लेकिन 2016 के बाद से और मजबूत हुए हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे पर भीड़ की शिकायतों के बाद आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का औचक दौरा किया। उन्होंने भीड़ वाले सभी स्थानों का निरीक्षण किया और हवाई अड्डे के कर्मचारियों से बातचीत की। श्री सिंधिया ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड डायल कार्यालय में बैठक की और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
संसद के बाहर श्री सिंधिया ने मीडिया को बताया कि हवाई अड्डों पर काफी भीड़भाड़ है क्योंकि विमानन उद्योग कोविड काल के प्रभाव से उबर रहा है। एयरपोर्ट में वर्तमान में 14 एंट्री गेट यात्री के लिए होते थे और 2 एंट्री गेट क्रू और हमारे दिव्यांग के लिए आरक्षित किया गया था। आज हमने वो स्थिति बदलकर 16 गेट पैसेंजर्स के लिए कर लिए हैं और 2 गेट क्रू और दिव्यांग के लिए हमने रखे हैं। और हमने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हर गेट के ऊपर एक बोर्ड लगना चाहिए कि हर गेट पे वेटिंग टाइम क्या है। हमारे संवाददाता ने श्री सिंधिया के टर्मिनल 3 के निरीक्षण के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। यात्रियों के सामान की जांच के लिए अतिरिक्त स्वचालित ट्रे रिट्रीवल सिस्टम मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है। एयरपोर्ट पर पहले से ऐसी 13 मशीनें लगी थीं, जिनकी संख्या बढ़ाकर अब 16 कर दी गई हैं। सामान की जांच के दौरान देरी से बचने के लिए आने वाले कुछ दिनों में ऐसी मशीनों की संख्या 20 कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर भीड़ की निगरानी के लिए एक कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। वहीं व्यस्त घंटों के दौरान सभी एयरलाइंस कंपनियों को कहा गया है कि वे अपने चेक इन काउंटर पर अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करें ताकि वहां यात्रियों की भीड़ न लगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में स्वास्थ्य और आरोग्य में आयुर्वेद की भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा निसारी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गई। खुदरा महंगाई दर पिछले वर्ष दिसंबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति कुमार मिश्रा। सेंसेक्स 51 अंकों की गिरावट के साथ 62,131 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1 अंक बढ़कर 18,457 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने में आज 100 रुपये की गिरावट देखी गई और ये 54,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी आज 68,130 रुपये पर कारोबार कर रही थी और अंतर दिवसीय कारोबार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $75.45 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। स्पेन में FIH नेशंस कप हॉकी में भारतीय महिला टीम का मुकाबला जापान के साथ हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1-0 की बढ़त बना रखी है। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में चिली को 3-1 से पराजित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे और एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुदुचेरी में कम्बन कलाई संगम में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत विरोधी दुष्प्रचार के आरोप में पाकिस्तान स्थित OTT प्लेटफॉर्म विडली टीवी और 4 सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान स्थित वेबसाइट और 2 मोबाइल एप्लीकेशन भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफॉर्म ने हाल ही में सेवक द कन्वेंशंस नाम की एक वेब श्रृंखला जारी की थी, जिसमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता विरोधी पाया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऊर्जा से भरी नई टीम राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें कल से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू होंगी। मुंबई विकास कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। बेंगलुरु वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करेगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ की समस्या से निवारण के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा किया। खुदरा मुद्रास्फीति की दर गिरकर 11 महीने के सबसे निचले स्तर 5.88% पर आई। और स्पेन में महिला हॉकी नेशंस कप में भारत और जापान के बीच दूसरा पूल मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।